नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून महीने के तीसरे सप्ताह से जुड़े कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीनू मांकड़ और कुमार संगकारा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने क्रिकेट के 10 दिग्गजों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इन 10 खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए शामिल किया गया। भारत के वीनू मांकड़ उन 10 दिग्गजों में शामिल हैं जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वीनू मांकड़ ने 44 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 2109 रन बनाए हैं और 162 विकेट इन्होंने लिया है। ये महानतम जो भारतीय क्रिकेट के ऑलराउंडर रहे हैं उनमें से एक हैं। श्रीलंका के कुमार संगकारा को भी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इन्होंने 134 टेस्ट खेले और 12,400 रन बनाए हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम वोटिंग अकादमी 5 युगों में से प्रत्येक से दो दो क्रिकेटरों का चयन करती है। देखिए इसमें जो क्रिकेटर शामिल हैं अगर उनकी बात करें तो प्रारंभिक युग जिसे हम कहते हैं कि 1918 से पूर्व में, तो उसमें आम्ब्रे फाल्कनर और मोंटी नोबल शामिल किए गए हैं। इसी तरह से अंतर युद्ध युग जिसे 1918 से 45 में बताया गया, तो इसमें सर लेरी कॉन्स्टेंटिन और स्टेन मैकबे। युद्ध के बाद का युग यानी 1946-1970 के बीच का जो युग है उसमें टेड डेक्स्टर और वीनू मांकड़। इस तरह से वनडे युग 1971 से लेकर के 1995 जिसमें डेसमंड हैंस और बॉब लीवेस। आधुनिक युग यानी कि 1996 के बाद से 2016 तक में इसमें शामिल किया गया है एंडी फ्लावर और कुमार संगकारा को। भारत सरकार के नेफेड ने स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए फोर्टिफाइड ब्रान राइस तेल लॉन्च किया। फोर्टिफाइड ब्रान राइस ब्रान ऑयल में अतिरिक्त पोषक तत्व और विटामिन होंगे। FSSAI यानी कि फसाई जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसके अनुसार एक व्यक्ति विटामिन ए और डी के लिए अनुशंसित आहार सेवन का 25 से 30% फोर्टिफाइड तेल से पूरा कर सकता है। राइस ब्रान ऑयल के जो नीचे दिए गए हैं इनके अनुसार मतलब इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। अगर इसमें बात करें तो यह कम ट्रांस वसा सामग्री और उच्च मोनो असंतृप्त और पॉली असंतृप्त वसा सामग्री के कारण कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। यह एक बूस्टर के रूप में भी काम करता है और विटामिन ई की उच्च मात्रा के कारण कैंसर के खतरे को कम करता है। नेफेड फोर्टिफाइड राइस ब्रान ऑयल सभी नेफेड स्टोर्स और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेफेड की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह जी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केन्या में नैरोबी विश्वविद्यालय में पुनर्निर्मित महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया। 1956 में इस विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था। भारत सरकार हर साल केन्या के 400 से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। वर्तमान में पूरे भारत में 50 संस्थानों में लगभग 3,500 केन्याई छात्र पढ़ रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रमुख पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री ने भारत केन्या संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक की भी अध्यक्षता की। बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने केन्या के राष्ट्रपति
उहरू केन्याटा से भी मुलाकात की और लोगों से और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। भारत और केन्या राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। केन्या अफ्रीकी संघ का सक्रिय सदस्य है। बात अगर केन्या की करें तो यह एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी नैरोबी है और मुद्रा यहाँ की केन्याई सीलिंग है। उहरू केन्याटा केन्या के राष्ट्रपति हैं। डी कुकेस डी कुकेस ने गेलफैंड चैलेंज शतरंज का खिताब जीता। अंतिम दिन की शुरुआत में डी गुकेस विंसेंट कीमर से 2 अंक पीछे और दूसरे स्थान पर रहे आर प्रज्ञानानंद से 1.5 अंक पीछे थे। हालांकि डी कुकेस ने चारों राउंड में जीत हासिल की और शीर्ष पर ये आ गए। आर प्रज्ञानानंद दूसरे और वी सेंट कीमर जर्मन शतरंज प्रोडिजी जो है ये तीसरे स्थान पर रहे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप इवेंट विवा टेक को संबोधित किया। विवा टेक के 5वें संस्करण में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने महामारी के समय में भी सभी क्षेत्रों में बड़े सुधार लागू किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों की मदद के लिए 2 सार्वजनिक डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम स्वयं और दीक्षा को त्वरित समय में संचालित किया गया। एप्पल के सीईओ टिम कुक, फेसबुक के अध्यक्ष और सीईओ मार्क जुकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। विवा टेक 2016 से पेरिस में हर साल आयोजित किया जाता है। यह संयुक्त रूप से पब्लिसिस ग्रुप और लेस इकॉस द्वारा आयोजित किया जाता है। पब्लिसिस ग्रुप एक विज्ञापन और विपणन समूह है। लेस इकॉस एक प्रमुख फ्रांसीसी मीडिया समूह है। विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया गया। तो 17 जून को हर साल विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह मरुस्थलीकरण और सूखा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा यह मरुस्थलीकरण से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर भी प्रकाश डालता है। यह संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन के कार्यान्वयन की भी समीक्षा करता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस के रूप में घोषित किया था। यह 1995 से मनाया जा रहा है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2010 से 2020 को संयुक्त राष्ट्र रेगिस्तान व मरुस्थलीकरण के खिलाफ लड़ाई दशक के रूप में घोषित किया था। एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 15th एसजीडी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके अनुसार कि भूमि पर जीवन स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग को संरक्षित, पुनर्स्थापित और बढ़ावा देना, जंगलों का अस्थायी प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का मुकाबला और भूमि क्षरण को रोकना और जैव विविधता हानि को रोकना है। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन पर 1994 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी कन्वेंशन है। मरुस्थलीकरण शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में भूमि का क्षरण है। यह मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। 22 मीट्रिक टन जीआई प्रमाणित जलगांव केला दुबई को निर्यात किया गया। केला महाराष्ट्र के जलगांव जिले के तंदलवाड़ी गांव के किसानों से प्राप्त किया गया था, जो कृषि निर्यात नीति के तहत पहचाने गए केले के उत्पादन का प्रमुख कृषि क्षेत्र है। जलगांव केले को 2016 में जीआई सर्टिफिकेशन मिला था। भारत से केले का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। भारत से केले के निर्यात में मात्रा और मूल्य दोनों ही दृष्टि से वृद्धि हुई है। भारत से केले के निर्यात की मात्रा 2018-19 में 1.34 लाख मिलियन टन से बढ़कर
2019-20 में 1.95 लाख मिलियन टन मीट्रिक टन होगी। मूल्य के मामले में भारत से केले का निर्यात 2018-19 में 413 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019-20 में 660 करोड़ रुपए हो गया है। भारत विश्व में केले का प्रमुख उत्पादक है। कुल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी लगभग 25% है, यानी विश्व का 25% केला भारत में होता है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश केले के उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है। वे देश के केले के उत्पादन में 70% से अधिक का योगदान करते हैं। जलगांव केला फाइबर और मिनरल से भरपूर होता है। जलगांव केले से प्राप्त फाइबर में उच्च कताई क्षमता और तन्य शक्ति होती है। कृषि निर्यात नीति के तहत निर्यात प्रोत्साहन के लिए 46 अद्वितीय उत्पाद क्लस्टरों की पहचान की गई है। इनमें से कई क्लस्टरों से शिपमेंट पहली बार भेजे गए हैं। वाराणसी से ताजा सब्जियों और आम और यूपी के चंदौली से काले चावल, जिसे काला नमक चावल भी कहते हैं, की खेप भेजी गई। सीसीईए ने गहरे समुद्र अभियान को मंजूरी दी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गहरे समुद्र अभियान पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MOES) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मिशन का मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र के संसाधनों का पता लगाना और महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने वाले 5 वर्षों के लिए मिशन की अनुमानित लागत 4,077 करोड़ रुपए होगी। 3 वर्षों 2021 से 24 के लिए पहले चरण की अनुमानित लागत 2,823.4 करोड़ रुपए होगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय होगा। इसके 6 प्रमुख घटक जो इस मिशन में शामिल हैं, वो हैं गहरे समुद्र में खनन और मानवयुक्त पनडुब्बी के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास, महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास, गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार, गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण, महासागर से ऊर्जा और मीठा पानी, महासागर जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन। भारत की लगभग 30% आबादी तटीय क्षेत्रों में रहती है। भारत में 7,577 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने दशक 2021 से 30 को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया है। आईआईटी बॉम्बे में ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की थीम के तहत किया गया है। इस ब्रिक्स नेटवर्क्स विश्वविद्यालयों के सम्मेलन में 100 से अधिक छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों ने भाग लिया। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के 18 विशेषज्ञों ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विभिन्न पहलुओं जैसे कि यातायात प्रबंधन, हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी, हाइब्रिड वाहन, लिथियम आयन बैटरी आदि पर चर्चा की। पर्यावरण की सततता के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की आवश्यकता है। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सभी 5 ब्रिक्स सदस्य देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों का एक संघ है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। भारत 2021 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष है और 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स 2021 में अपनी 15वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसका गठन सितंबर 2006 में ब्रिक्स यानी कि ब्राजील ब्रिक उस टाइम पे था। उस टाइम ब्रिक्स नहीं, केवल ब्रिक कहा जाता था, यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन के रूप में किया गया था। बाद में इसमें एस यानी कि साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) ने दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसे न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा। इसे 2021 के अंत तक रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। उपग्रह वीसा वुडसैट एक नैनो उपग्रह है
यह 10 सेंटीमीटर लंबा, ऊंचा और चौड़ा है। उपग्रह के सेंसर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) द्वारा विकसित किए गए हैं और डिजाइनरों ने लकड़ी को सूखा रखने के लिए एक थर्मल वैक्यूम कक्ष में रखा है। लकड़ी से आने वाली वाष्प को कम करने और परमाणु ऑक्सीजन के क्षरणकारी प्रभावों से बचाने के लिए एक बहुत पतली एल्युमिनियम ऑक्साइड परत का उपयोग किया गया है। गैर लकड़ी के बाहरी हिस्से एल्युमिनियम रेल से बने हैं। उपग्रह जरी माकिनन के दिमाग की उपज है। बांग्लादेश वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान स्थापित करेगा। यह कोविड-19 सहित कई बीमारियों के लिए टीके का उत्पादन करेगा। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संसद में इसकी घोषणा की और कहा कि सरकार दक्षिण कोरिया के साथ बांग्लादेश में वैक्सीन संस्थान स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगी। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश को अब तक विदेशी स्रोतों से कोविड-19 वैक्सीन के 1.08 यानी 0.8 करोड़ खुराकें मिली हैं, जिनमें 1.02 करोड़ खुराक भारत से आई है। बांग्लादेश यह भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। इसकी राजधानी ढाका है और मुद्रा बांग्लादेशी टका है। इसकी प्रधानमंत्री शेख हसीना है। चीन ने अपने पहले चालक दल के रूप में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अपने नए तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा। अंतरिक्ष यात्री गांसू प्रांत से लॉन्ग मार्च 2FY-12 रॉकेट द्वारा लॉन्च किए गए सेनझोउ-12 अंतरिक्ष यान में यात्रा करेंगे। मिशन का नेतृत्व नी हैसेंग कर रहे हैं और चालक दल 3 महीने तक नए तियांगन अंतरिक्ष स्टेशन के मुख्य मॉड्यूल में रहेंगे। सेनझोउ-12 चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए आवश्यक 11 नियोजित मिशनों में से तीसरा है। अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग केंद्र में कोर मॉड्यूल के साथ टी आकार में होगा और प्रत्येक तरफ एक प्रयोगशाला कैप्सूल होगा। इसका इस्तेमाल 15 साल तक किया जाएगा। अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग चीन का पहला स्व-विकसित अंतरिक्ष स्टेशन है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) सेवा में एकमात्र अन्य स्टेशन है। तियांगोंग को सतह से 350 से 450 किलोमीटर के बीच पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के अवसर पर सरकार ने भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस का नवीनतम संस्करण जारी किया। इसे भूमि क्षरण को रोकने और पहले की स्थिति प्राप्त करने के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया गया। भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस को अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (इसरो) द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह वर्ष 2018-19 के लिए अपरदित भूमि से संबंधित राज्यवार आंकड़े उपलब्ध करेगा। इसके अलावा यह 15 साल की अवधि के लिए यानी 2003-04 से 2018-19 तक परिवर्तन विश्लेषण भी प्रदान करता है। यह भूमि की पहले की स्थिति प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। इस अवसर पर कॉफी टेबल बुक इंडिया होस्टिंग UNCCD COP14 और UNCCD COP14 पर एक लघु फिल्म का भी विमोचन किया गया। भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर अपरदित भूमि की पहले की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। मरुस्थलीकरण शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में भूमि का क्षरण है। यह मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। सरकार ने आशीष चांदोरकर को 3 साल के लिए WTO में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया है। सरकार ने पहली बार मिशन में एक निजी व्यक्ति को नियुक्त किया है। आशीष चांदोरकर
असमी फाउंडेशन ऑफ असमी फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक हैं। असमी फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च एक बेंगलुरु स्थित पॉलिसी थिंक टैंक है। भारत 1995 से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नोक्जी ओकोंजो-इवेला इसके वर्तमान महानिदेशक हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसमें 114 सदस्य देश। आगे चलते हैं। भारतीय स्प्रिंटर लीजेंड मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। कैप्टन मिल्खा सिंह एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र एथलीट थे। उन्होंने 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता और 1956, 1960 और 1964 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें खेल के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें 1960 से ओलंपिक खेलों में 1960 के ओलंपिक खेलों में 400 मीटर फाइनल में उनके दौड़ के लिए याद किया जाता है। भारतीय नौसेना अदन की खाड़ी में यूरोपीय संघ नौसेना बल यूनाफोर के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग ले रही है। भारतीय नौसेना का जहाज त्रिकंद, जो वर्तमान में समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए तैनात है, इस नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रहा है। 2 दिवसीय अभ्यास का आयोजन 18 जून तक किया जाएगा, 18-19 जून तक। इस नौसैनिक अभ्यास में चारों सेनाओं के 5 युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। अभ्यास में भाग लेने वाले अन्य देश इटली, स्पेन और फ्रांस हैं। इस नौसैनिक अभ्यास में इटालियन नेवी शिप ITS कार्बिनियर, स्पेनिश नेवी शिप ESPS नौरा और 2 फ्रेंच नेवी शिप FS टोनेरो और FS सुरखुफ भाग ले रहे हैं। सुरखुफ यह नौसेनाओं को अपने युद्ध लड़ने के कौशल को बढ़ाने और समुद्री क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। उन्नत वायु रक्षा और पनडुब्बी रोधी अभ्यास, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन, सामरिक युद्धाभ्यास, बोर्डिंग ऑपरेशन और खोज और बचाव अभियान इस नौसेना अभ्यास का हिस्सा होंगे। राष्ट्रीय पठन दिवस 2021 19 जून को मनाया गया। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE प्रतिवर्ष 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाता है। यह दिवस केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक स्वर्गीय PN पनिकर, जिनकी पुण्यतिथि 19 जून को पड़ती है, की याद में मनाया जाता है। 2021 में 26वां राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जा रहा है। 19 जून के बाद के सप्ताह को पठन सप्ताह के रूप में और 28 जुलाई तक के पूरे महीने को पठन माह के रूप में मनाया जाएगा। पहला पठन दिवस समारोह 1996 में आयोजित किया गया था। 19 जून 2017 को प्रधानमंत्री ने 22वें राष्ट्रीय पठन माह समारोह का शुभारंभ किया और 2022 तक देश के सभी नागरिकों के बीच पढ़ो और बढ़ो के संदेश को फैलाने के लिए एकता का आह्वान किया था। भारत और भूटान ने पर्यावरण के क्षेत्र के सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय पक्ष की ओर से प्रकाश जावडेकर और भूटानी पक्ष की ओर से क्योम्पो डॉक्टर टांडी दोरजी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन आदि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में मदद करेगा। भारत और भूटान जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को सुलझाने पर भी सहमत हुए। समझौता ज्ञापन भारत और भूटान की साझेदारी को बढ़ाएगा और वायु प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन आदि की रोकथाम के क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं का
आदान प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने और पर्यावरण के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच साझेदारी का विस्तार करने में मदद करेगा। भूटान की अगर बात करें तो यह पूर्वी हिमालय में एक लैंडलॉक्ड देश है। इसकी सीमा चीन और भारत से लगती है। थिम्पू इसकी राजधानी है। प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग। यह एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। पैमलियन फॉरेस्ट्री राजस्थान के श्याम सुंदर ज्ञानी द्वारा एक पर्यावरण संरक्षण परियोजना में संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता। वह एक पेड़ को एक परिवार से जोड़ता है जिसे वह परिवार का एक सदस्य बन जाता है। वह 15 वर्षों से अधिक समय से राजस्थान में पारिवारिक वानिकी के लिए प्रचार कर रहे थे। पैमलियन फॉरेस्ट्री यानी कि पारिवारिक वानिकी संरक्षण संकल्पना पेड़ों की सुरक्षा और संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी के इर्द-गिर्द घूमती है। इस परियोजना के तहत राजस्थान रेगिस्तानी क्षेत्रों में 25 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं। संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड भूमि संरक्षण और पहले की स्थिति प्राप्त करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यूएनसीसीडी द्वारा यूनाइटेड नेशंस लैंड फॉर लाइफ अवार्ड खराब भूभाग को पहले की स्थिति प्राप्त करने के प्रयासों के लिए दिया जाता है। बहरीन में एक सप्ताह तक चलने वाला भारतीय आम प्रचार कार्यक्रम शुरू हुआ, जहां 3 भौगोलिक संकेतों जीआई प्रमाणित खिरसापति और लक्ष्मण भोग पश्चिम बंगाल, जर्दालू बिहार सहित फलों की 16 किस्मों को प्रदर्शित किया जा रहा है। भारत के पहले इंटरनेट एक्सचेंज नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी यानी कि NIXI ने 19 जून को अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया। 18वें स्थापना दिवस पर निक्सी के डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ता दायरा पर एक वेबिनार की मेजबानी की। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय MEITY के सचिव श्री अजय प्रकाश साहनी ने वेबिनार की अध्यक्षता की। श्री अनिल कुमार जैन CEO निक्सी ने वेबिनार का संचालन किया। निक्सी देश के भीतर घरेलू ट्रैफिक को रूट करने के उद्देश्य से आपस में ISP को जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। यह भारत के कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन CCTLD .in का प्रबंधन करने वाला .in रजिस्ट्री भी है। भारत ने .in डोमेन के 2.7 मिलियन पंजीकरण को पार कर लिया है। यह देश केंद्रित टॉप लेवल डोमेन डेवलपमेंट में एशिया का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र बन गया। श्री अजय प्रकाश साहनी, सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, ने घोषणा की कि निक्सी प्रत्येक .in उपयोगकर्ता को 10 GB स्थान के साथ एक व्यक्तिगत ईमेल प्रदान करेगा। भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज यानी कि निक्सी की स्थापना 2003 में हुई थी। यह एक गैर लाभकारी कंपनी है जो देश में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है। यह इंटरनेट एक्सचेंजों, IDN डोमेन और इंटरनेट नामों और नंबरों के लिए भारतीय रजिस्ट्री का प्रबंधन करता है। 2020 में भारत दुनिया में FDI का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। भारत को 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में $64 बिलियन प्राप्त हुए। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार कोविड महामारी में FDI प्रवाह को बुरी तरह प्रभावित किया। कोविड-19 ने निवेश परियोजनाओं को धीमा कर दिया है। भारत में FDI 2020 में $51 अरब से बढ़कर $64 अरब हो गया है। महामारी ने डिजिटल बुनियादी ढांचे और सेवाओं की मांग को बढ़ा दिया है। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में निवेश 19% बढ़कर $14 अरब हो गया है। 2020 के दौरान
आईसीटी उद्योग में निवेश बढ़ा है। दक्षिण एशिया में एफडीआई 20% बढ़कर $71 अरब हो गया है। प्रमुख निवेश आईसीटी, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा क्षेत्रों में थे। चीन में एफडीआई 6% बढ़कर $149 अरब हो गया है। एशिया में एफडीआई प्रवाह 4% बढ़कर $535 अरब हो गया है। भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ सुमिता मित्रा ने गैर ईपीओ श्रेणी देशों की श्रेणी में यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 जीता है। उन्हें दंत चिकित्सा में नैनो तकनीकी के उनके अनुप्रयोग के लिए यूरोपीय सूची पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नई दंत सामग्री को नैनो क्लस्टर्स कहा गया। यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार यूरोपीय पेटेंट कार्यालय (ईपीओ) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह उन अन्वेषकों को दिया जाता है जिन्होंने यूरोप में नवाचार, अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विजेताओं का चयन 5 श्रेणियों उद्योग, अनुसंधान, एसएमई, गैर ईपीओ देशों और आजीवन उपलब्धियों में किया गया। प्रत्येक श्रेणी में विजेताओं को एक पाल के आकार का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहला यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2006 में दिया गया था। भारत और फिजी के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू पर हस्ताक्षर से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। समझौता ज्ञापन डेयरी उद्योग विकास, चावल उद्योग विकास, जल संसाधन प्रबंधन, नारियल उद्योग विकास, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकास आदि के क्षेत्रों में सहयोग मदद करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और कृषि मंत्रालय फिजी गणराज्य की सरकार समझौता ज्ञापन की निष्पादन एजेंसियां होंगी। समझौता ज्ञापन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना भी की जाएगी। भारत और फिजी के बीच मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संबंध हैं। बात अगर फिजी की करें तो यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। यह प्रशांत क्षेत्र में सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसकी मुद्रा फिजी डॉलर है और सुवा फिजी की राजधानी है। फ्रैंक बैनिमारामा फिजी के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थलों की खतरे में श्रेणी में जोड़ने की सिफारिश की है। वर्तमान में 53 स्थल विश्व धरोहर स्थलों की खतरे में श्रेणी में सूचीबद्ध हैं। प्रवाल गिरावट के कारण समिति ने ग्रेट बैरियर रीफ की स्थिति को नीचे कर दिया है। इसने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ग्रेट बैरियर रीफ की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं के अनुसार ऑस्ट्रेलिया ने कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। यदि सिफारिश को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह पहली बार होगा जब किसी प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल को जलवायु के प्रभाव के कारण खतरे में सूची में रखा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ से हर साल $4 मिलियन का पर्यटन राजस्व मिलता है। यूनेस्को ने 7 विश्व धरोहर स्थलों को लुप्तप्राय स्थलों की सूची में डालने की भी सिफारिश की है। बात अगर ग्रेट बैरियर रीफ की करें तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इसे प्रदूषण, मछली पकड़ने और पर्यटन और समुद्र के गर्म तापमान से खतरा है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2020-21 लॉन्च की गई है। इस योजना से राज्य के 14 आदिवासी
जिलों के 1.26 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। योजना अंतर्गत 31 करोड़ की उर्वरक बीज सहायता आदिवासी किसानों को दी जाएगी। उर्वरक सहायता के तहत 45 किलो यूरिया, 50 किलो एनपीके और 50 किलो अमोनियम सल्फेट प्रदान किया जाएगा। मक्का, करेला, काला बास यानी दूधी, टमाटर, बाजरा आदि फसलों के भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना मत भूलिएगा। और अगर आप करंट अफेयर से जुड़े क्विजेस को देना चाहते हैं, जीके से जुड़े क्विजेस को देना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।